गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द करेंट अफेयर्स क्लास। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके ओके, ऑलराइट। जून का सर करेंट अफेयर्स देख रहे थे। 19 क्वेश्चंस हो गए थे, उसके आगे स्टार्ट करना है ना। आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 19 ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज रिम्पैक्ट से रिलेटेड ना। एक्सरसाइज रिम्पैक्ट के क्वेश्चन आया था। आईएनएस शिवालिक एंड इंडियन नेवी स्टेल्थ शिप हैज बीन सेंट टू टेक पार्ट इन एक्सरसाइज रिम्पैक्ट 2024। दिस एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इसका करेक्ट आंसर था हवाई। ठीक है, तो यहां तक की कहानी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो इसके आगे फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 ले लो सर। 20 पे आ जाओ। Recently, scientists at which of the following institutes has developed a novel way of generating non-infectious Nipah virus-like particles in laboratory? ठीक है, देखो निपा वायरस के जैसे पार्टिकल्स बनाए जा रहे हैं बट दे आर नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है ना, यानी जो निपा वायरस जो नुकसान पहुंचाता है वो पार्टिकल्स वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बट बाकी जो उनकी कंपोजिशन होगी वो निपा वायरस जैसी होगी। अभी हम बात करेंगे कि ये सर ये निपा वायरस है क्या। ठीक है ना, तो ये क्यों बनाया जा रहे हैं निपा जैसे वायरस? इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि इसकी वैक्सीन क्रिएट की जा सके। ठीक है, हाँ, तो किस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ये डेवलप किया है इन द लेबोरेटरी? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें आईएवी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी त्रिवेंद्रपुरम, उन्होंने क्या करा है, ये आपका वायरस लाइक पार्टिकल आपका डेवलप किए हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे कोई भी वायरस है, ठीक है, तो निपा वायरस जैसा पार्टिकल डेवलप किया जाएगा, उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा एज ए वैक्सीन। तो बॉडी क्या है, उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेगी अपना। जनरली ज्यादातर वैक्सीन में यही प्रोसीजर फॉलो होता है। तो निपा वायरस पे अगर हम बात करें तो देखो ये तो वायरल है, ऑब्वियसली बात है, अगर वायरस से फैल रहा है तो वायरल डिसीज है। लेकिन एक चीज इसमें ये ध्यान रखना, इट इज अ जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस का मतलब क्या होता है? ऐसे वायरस जो इंसान से और मतलब जानवर से इंसान में कम्युनिकेट हो सके, ट्रांसफर हो सके, वो वायरस आपका कहलाते हैं जूनोटिक वायरस। ठीक है, पैरा पैरामिक्सो वायरस फैमिली का ये आपका निपा वायरस है। फैटेलिटी रेट है 80%, यानी एक बार जिसको हो गया चांसेस है 80% वो इंसान गया। तो ये काफी डेडली वायरस है निपा वायरस। जनरली देखा गया जो फ्रूट बैट्स है ना, वो इसको लेके आती हैं और ये किसी जानवर के थ्रू इंसान में ये वायरस इफेक्ट करता है। ठीक है, तो निपा वायरस इज ए जूनोटिक वायरस। इस मेन चीज इसमें ये ध्यान रखना। तो निपा वायरस पे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। आगे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 है यूफा चैंपियन लीग से रिलेटेड है सर। यूफा चैंपियन लीग क्या है सर? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब हैज वॉन 2024 यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग। ठीक है, 2024 की जो यूफा चैंपियन लीग है वो किसने जीती? दैट इज द क्वेश्चन। बताइए। करंट अफेयर्स का, स्पोर्ट्स का सर क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स में इसी तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी क्या पूछ लिया ये वो। हाँ, स्पोर्ट्स के तो सर आप लोग एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स में गड़बड़ नहीं होती है। बिल्कुल सही बात सर। स्पोर्ट्स की बात करें तो ये जो यूफा लीग है वो किसने जीती है? रियल मैड्रिड। ठीक है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रियल मैड्रिड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 21st edition of Shangri-La Dialogue has been held in which of the following countries? वियतनाम, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया। तो शंग्रीला डायलॉग, डायलॉग मतलब एक तरीके की मीटिंग होती है, जैसे इंडिया में चलता है
रायसीना डायलॉग, एक संस्था है ORF, ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन, तो आपका ORF वो ऑर्गेनाइज कराता रायसीना डायलॉग। इसी तरह से ये है आपका शंग्रीला डायलॉग, ये कहां पर हुआ था अभी, ये क्वेश्चन है, 21st एडिशन, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही बात, ये कहा है सर सिंगापुर का, ये सर ठीक है। तो ये कहां पर हुआ था आपका, इट वाज हेल्ड एट सिंगापुर। ये एक डायलॉग है, मतलब एक डिस्कशन होता है, कंट्रीज अलग अलग इनवाइट की जाती, ऐसा नहीं है कोई ग्रुप है या कोई यूनियन इंटर गवर्नमेंटल, ऐसा नहीं है, ये एक बस डायलॉग है, मतलब डिस्कशन फोरम है जहां अलग अलग कंट्रीज को इनवाइट किया जाता है डिस्कस करने के लिए। तो ये जो आपका शंग्रीला डायलॉग है, इट इज बेसिकली for the Asia Pacific region. It has evolved into a key strategic gathering of the Asia Pacific region. It is an intergovernmental security forum held annually by an independent think tank, the International Institute for Strategic Studies. जैसे रायसीना डायलॉग इंडिया में ORF कराता है, इसी तरह से आपका ये शंग्रीला डायलॉग कौन कराता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। अब यहाँ पर टर्म आ रहा है सर एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक रीजन कौन सा है, तो ये अगर आप देखो ये सर एशियन रीजन है, ये एशियन रीजन है, ये अगर आप देखो तो पैसिफिक ओशियन वाला रीजन है, ठीक है। तो इन दोनों को जो जोड़ने वाला एरिया है, इसको हम लोग किसमें काउंट कर लेते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन में काउंट कर लेते हैं। और ये इवेंट सर इस बार कहां पर हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। आपका सिंगापुर कहां पर है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इसमें नीचे आओगे ये मलेशिया, मलेशिया के नीचे बिल्कुल एक छोटा सा आइलैंड है सिंगापुर, ठीक है, बिल्कुल ये छोटा सा आइलैंड यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, इट इज सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल बता सकते हैं, हाँ जी सर सिंगापुर की कैपिटल बता सकता है कोई, बहुत टफ है, शायद याद ना हो पाए, बहुत टफ सा नाम है सर उसका, हाँ जी सिंगापुर ही है सर, ठीक है, सिंगापुर की कैपिटल का नाम भी सिंगापुर है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर सर क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ सर। 23 क्या कह रहा है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज recently which of the following countries has become the first country to display its national flag on the moon's far side, ठीक है, moon's far side पे, तो फर्स्ट कंट्री टू डिस्प्ले इट्स नेशनल फ्लैग ऑन द मून्स फार साइड। फार साइड का मतलब क्या है, देखो ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है, हमें हमेशा मून का ये फेस दिखता है, ये फेस क्यों नहीं दिखता, क्या मून की मर्जी नहीं है, मून का मूड नहीं है, नहीं ये फेस दिखाएंगे नहीं, ये फेस ज्यादा अच्छा नहीं है इसलिए नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं है सर, ये हमारी ये लॉकिंग इस तरह से है कि जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती जाएगी वैसी वैसी मून भी रिवॉल्व करता जाएगा, तो हमें हमेशा मून का एक ही हिस्सा दिखता है, तो जो दूसरा हिस्सा हमें कभी नहीं दिखता मून का, दैट इज द डार्क साइड या कह लो फार साइड ऑफ द मून, ठीक है। तो यहां पर अभी एक रोवर गया था, वहां से कुछ सैंपल कलेक्ट किए और वो वापस आ गया, ठीक है, एक रोवर वहां गया, वहां से सैंपल कलेक्ट किए और वो वहां से वापस आ गया, तो ये पहली बार ऐसा काम हो रहा है, ठीक है, ऐसा काम पहली बार हो रहा है। तो किसने किया सर, फार साइड ऑफ द मून पे आपका रोवर भेजने वाला, हाँ जी, गूगल ड्राइव का लिंक नहीं जा रहा है, अरे यूट्यूब में मिल जाएगा ना सर, यूट्यूब में इसकी जो रिकॉर्डिंग है वहां से देख लो, और अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट पीएससी की वेबसाइट का लिंक डाल रखा है तो यूट्यूब में, वहां से डाउनलोड कर लो, गूगल ड्राइव से नहीं हो रहा है, फिर भी देखो कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, अगर फिर भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ नहीं मिल रहा है ये मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, मत परेशान हो सर, सारा पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जून का सर अभी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना जून का, हम अपलोड कर देंगे जून का पीडीएफ। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है सर इसका, करेक्ट आंसर इज चाइना। तो फर्स्ट कंट्री टू रिट्रीव रॉक्स फ्रॉम द मून्स फार साइड, तो चाइना का मिशन का नाम याद रखना चैंगी 6, ठीक है, चैंगी 6 मिशन था, वो वहां से गया, सैंपल लेके आया और वापस वहां से निकल गया, तो चैंगी 6 मिशन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चैंगी 6 मिशन किस कंट्री का है,
तो चैंगी 6 मिशन अगर सुनो तो ध्यान रखना ये किस कंट्री का है सर, चाइना का। तो करेक्ट आंसर इज चाइना। अब थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है आज हमारे पास, और क्वेश्चन भी फैक्चुअल है। जहां पर टाइम देने की बात आएगी बिल्कुल देंगे, जैसे 24 है इसमें टाइम देंगे सर। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। है तो ये फैक्चुअली, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि अगर आप मेंस वगैरह के क्वेश्चन लिख रहे हो तो वहां पे वो पॉइंट्स आपके काम आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हाई कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर फीमेल एम्प्लॉइज। ठीक है, अभी तक देखो मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड कोई ठोस कानून नहीं बना है, एक सेंट्रलाइज लॉ अभी तक इससे रिलेटेड नहीं बना है। कुछ स्टेट्स में बना है, वो हम बात करेंगे, इसका जो भी लीगल एस्पेक्ट है वो सब अभी डिस्कस करेंगे। तो ये फैक्चुअल के नाम पे पूछा जा सकता है, फर्स्ट स्टेट हाई कोर्ट टू इंट्रोड्यूस अ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर फीमेल एम्प्लॉइज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है, श्री कहाँ की हाई कोर्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। ठीक है, ऑप्शन से तो लग ही गया होगा आपको आइडिया। तो ये है सर आपकी सिक्किम की हाई कोर्ट। ठीक है, फर्स्ट हाई कोर्ट जहां पर जो पेड मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसी बनाई गई है। अब देखो मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड अगर हम कंडीशन की बात करें इंडिया में तो क्या है, अभी तक एक बिहार में पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 1992 में, जिसमें विमेन एम्प्लॉइज को 2 डेज की पेड लीव मिलती है एवरी मंथ। ठीक है, दूसरा केरला में भी 2023 में अलाउ कर दिया मेंस्ट्रुअल लीव को टू फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड अप टू 60 डेज मैटरनिटी लीव टू फीमेल स्टूडेंट्स अबव द एज ऑफ 18। तो मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड अगर आप पॉलिसीज देखोगे तो बहरहाल आपको इंडिया में बिहार और केरला में देखने को मिलती हैं। एज सच कोई सेंट्रलाइज लॉ नहीं है, कोशिश की गई लाने की बट वो पास नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ कंपनीज ने भी अपने वॉलंटरी लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस किया है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज को, जैसे जोमेटो ने इंट्रोड्यूस किया है 10 डे पीरियड लीव पर ईयर इन 2020, लाइक स्विगी बाइजूस ने भी इसको फॉलो किया। ठीक है, तो ये अभी कंडीशन है मेंस्ट्रुअल लीव की इन इंडिया। अब अगला आता है सर उसकी जरूरत क्यों है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ पेड मेंस्ट्रुअल लीव इन इंडिया। तो मेंस वगैरह में इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। एक तो सर हेल्थ इश्यू है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन से आपको पता है सर फिजिकल डिस्कंफर्ट हो सकता है और जिसकी वजह से आपका इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, एंड इट अलाउज वीमेन टू प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ। ठीक है, तो ये एक तो हमारा जो राइट टू हेल्थ है उसको फॉलो करने में मदद करता है, पहली चीज। दूसरा वर्क प्लेस इंक्लूसिविटी एंड जेंडर गैप को ये कम करता है कि अगर दूसरा जेंडर है वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, ये अदर जेंडर है वो उन डेज में उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, तो एक जेंडर गैप भी पड़ेगा, उनकी जो वर्क रिपोर्ट है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो वर्क इंक्लूसिविटी और जेंडर गैप के लिए भी ये जरूरी है। लीगल पर्सपेक्टिव की बात करें तो देखो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, अभी पॉलिटी क्लास चल रहा है एपीएसएसबी में, मैंने अभी कल ही परसों में आर्टिकल 15 पढ़ाया था। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता जेंडर बेसिस पे, लेकिन उसमें कुछ सब क्लॉजेज हैं जहां पर लिखा है कि विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं एंड दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। उसी की बात हो रही है 15 सब क्लॉज 3, इट परमिट्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन countering claims of discrimination against men who can't avail menstrual leave। उसके अलावा एक आर्टिकल 42 भी है जो डीपीएसपी में आता है, इट mandates the state to ensure just and human conditions of work and maternity relief। ठीक है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी, स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो वर्क प्लेस है उसको वो इंश्योर करे कि वो काम योग्य है कि नहीं है। तो लीगल पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 42 इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेंस रिलेटेड पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। आई होप इट इज क्लियर ना। यहां तक किसी को कोई डाउट है सर?
दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। यहाँ तक कुछ पूछना है पूछ लीजिए। तो आई थिंक 5 सवाल करीब हम लोगों ने कर लिए, अभी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Recently inaugural United Nations Global Supply Chain Forum was held in Bridgetown, Barbados. This event was organized by which of the following organization? World Bank, IMF, UNFCCC या UN Trade and Development UNCTAD। ठीक है, देखो पहली बार हो रहा है इनॉग्रल, मतलब पहली बार इस तरह की कोई फोरम बन रही है, मतलब एक मीटिंग टाइप की कह सकते हो, यूएन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम। इट वाज हेल्ड इन बारबाडोस। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज, किसने ऑर्गेनाइज करा था ये जो मीटिंग है आपका, ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, तो इसको ऑर्गेनाइज किसने करा था, दैट इज द क्वेश्चन। तो ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब क्या है? तो सप्लाई चेन का मतलब होता है कि ये मान लो भारत है, ये कोई कंट्री है, ये कोई कंट्री है, ये कोई कंट्री, ये कोई कंट्री है। मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक हिस्सा मान लो हम यहां से मंगा रहे हैं, दूसरा हिस्सा यहां से मंगा रहे हैं, तीसरा हिस्सा यहां से मंगा रहे हैं, चौथा हमारे यहाँ बन रहा है, उनको जरूरत होगी वो ले जाएंगे, पांचवा यहां से मंगा रहे हैं। तो हर कंट्री से कुछ ना कुछ पार्ट हम मंगाते हैं। ग्लोबल लेवल पे कोई हर कंट्री किसी ना किसी पार्ट को बनाने के लिए फेमस है, तो वो पार्ट हम उस कंट्री से प्रोक्योर कर रहे हैं। तो इनकी आपस में एक पूरी चेन होती है कि हाँ अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका कौन सा पार्ट कहां से लेना है, कौन सा कहां से लेना है, कौन सा कहां से लेना है। तो दैट इज योर ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। यहां पर सबका ही फायदा है कि पार्ट ए चाहिए तो इसी कंट्री के पास जाना है, पार्ट बी चाहिए तो इसी कंट्री के पास जाना है। तो सब प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट उसमें जो स्पेसिफिक पार्ट की रिक्वायरमेंट है वो कोई एक एक कंट्री फुलफिल कर रहा है, तो हम उसी कंट्री से वो पार्ट खरीदते हैं, दुनिया के बाकी कंट्रीज भी खरीदते हैं, एंड इट मेंटेन्स ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ये जो आपकी फोरम है ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? इट वाज ऑर्गेनाइज बाय, ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बात है तो इसको कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में कहते हैं अंकटाड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आना चाहिए सर? उसके हेडक्वार्टर का। तो जल्दी से कमेंट करके बनाओ अंकटाड का हेडक्वार्टर क्या है। ठीक है सर, इसका हेडक्वार्टर बताइए। रिवीजन क्लास एग्जाम के लिए रहता है, अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया था तो इसलिए रिवीजन क्लास रोक दिया गया है। तो अभी जब हेड कांस्टेबल आएगा तब हम उसको फिर स्टार्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर? अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है, तो ध्यान रखना दैट इज इन जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, दैट्स इट। चलो जी आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। 26 एक पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन है। कौन है सर? अहिल्या बाई होलकर जी हैं। ठीक है, अहिल्या बाई होलकर। तो रिसेंटली विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मराठा क्वीन अहिल्या बाई होलकर हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई 2024। तो उनकी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी? तो यहां से हम लोग थोड़ा सा अहिल्या बाई होलकर जी के बारे में जान लेंगे। तो पहले तो बताना इस साल कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। अब ऑब्वियसली बात है, न्यूज में है तो कोई मतलब ऐसे ही कोई स्पेशल नंबर होगा, उसको सेलिब्रेट किया गया होगा, 100वां, 200वां, 300वां, तो इसीलिए न्यूज में आया वो। बाकी तो हर साल सेलिब्रेट होती है, हर साल न्यूज में नहीं आता है। इस साल अगर न्यूज में ये आया है तो इसका मतलब कोई स्पेशल ईयर होगा सेलिब्रेट करने वाला,
इसलिए न्यूज में आया। तो इस तरह से आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो क्या होना चाहिए सर करेक्ट आंसर? हाँ जी, तो इस हिसाब से लगा दो सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज 300। ठीक है, तो 300 बर्थ एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट की गई। अहिल्या बाई होलकर जी कौन है? तो मराठा का जो मालवा वाला हिस्सा था, उनके जो मतलब मराठास भी आगे चल के आप देखोगे तो उनके रीजन्स बढ़ गए थे, जैसे शिंदेस थे, ठीक है, गायकवाड़ थे, इसी तरह से आपका होलकर थे। तो जो मालवा वाला रीजन है, तो मालवा वाले रीजन में आपका कौन थे? होलकर थे। ठीक है, होलकर में उनके जो हस्बैंड थे खांडेराव होलकर, उनकी ही वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ खुम्बेर इन 1754। हाँ जी, अभी ऑडिबल है? अभी ऑडिबल है? ठीक है, अरे दोबारा मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चिल्लाने मन हो रहा है।
मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सुन लो सर। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अहिल्याबाई होलकर जी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर महारानी अहिल्याबाई होलकर वाज द होलकर क्वीन ऑफ मराठा का मालवा किंगडम। जो मराठा था, आप आगे देखोगे डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ जाएगा, जैसे शिंदे हो गए, है ना, आपका गायकवाड्स हो गए, उसी तरह से एक होलकर होलकर ये एक रीजन उनका अलग बढ़ जाएगा। जो मालवा वाला हिस्सा है तो वहां के वो राजा हुआ करते थे होलकर्स। तो होलकर्स में मेन थे मल्हार राव होलकर, ठीक है, मल्हार राव होलकर। इनको बहुत जाना जाता है क्योंकि एंग्लो ब्रिटिश वॉर्स जो हुए थे, एंग्लो ब्रिटिश वॉर्स में उन्होंने आपका जो अंग्रेज थे उनको बहुत अच्छी धूल चटाई थी, है ना, एंग्लो ब्रिटिश वॉर, ठीक है, तो वहां से उनको जाना जाता है। तो मल्हार राव होलकर के बेटे थे खंडेराव राव होलकर, ठीक है। तो उनकी वाइफ थी अहिल्याबाई होलकर। तो खंडेराव राव होलकर की तो देहांत हो गया था इन द बैटल ऑफ कुंभेर इन 1754। तो उसके बाद 12 साल बाद जब मल्हार राव होलकर की भी डेथ हो जाएगी, तब अहिल्याबाई होलकर वाज क्राउन द क्वीन ऑफ मालवा किंगडम। तो अगले 28 साल रूल चलेगा अहिल्याबाई होलकर का। तो अहिल्याबाई होलकर को इसलिए भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत एक एफिशिएंट मैनर में, पीसफुल मैनर में और जस्ट मैनर में, मतलब जस्टिस भी उन्होंने मेंटेन करा इन दिस टेन्योर ऑफ 28 ईयर्स, ठीक है। तो इसलिए उनका एक फेमस टेन्योर कहा जाता है, जिसमें कई लोगों का रहता है कि एक महिला है तो कैसे अंपायर संभाल लेगी। तो अहिल्याबाई होलकर ने उनको गलत साबित करके दिखाया। उनको मेनली किन किन चीजों के लिए जानते हैं? एक तो उन्होंने फॉर द स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धर्मा, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोपोगेट किया, ठीक है। शी वाज द पायनियर एंड बिल्डर ऑफ हिंदू टेम्पल्स। उसमें भी एक जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जो औरंगजेब ने डिमोलिश करवाया था, काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो उसको रिपेयर करवाने वाला जो काम है वो भी आपका किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। इसके लिए भी उनका नाम काफी जाना जाता है। फिर जॉन की द ब्रिटिश हिस्टोरियन गैव द क्वीन द टाइटल ऑफ द फिलोसोफर क्वीन, ठीक है, उनको ये टाइटल दिया गया था। अब इनके बारे में दो तीन चीजें ध्यान रख लेना। पहली तो ये ध्यान रख लेना, मराठा में जो मालवा किंगडम थी उसकी वो रानी थी। दूसरा दूसरा पॉइंट ये ध्यान रख लेना, भूल गया दूसरा पॉइंट क्या था, हाँ, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसको रिपेयर कराने का काम अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था। ये न्यूज में रहता है, मतलब चर्चित रहता है ये पॉइंट। तीसरा, उनको टाइटल दिया गया था द फिलोसोफर क्वीन का। तो अहिल्याबाई होलकर जी से ये 3 पॉइंट्स मेनली आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उनके बाद उनके जो कमांडर इन चीफ एंड नेफ्यू थे तुकोजी राव होलकर, उनके हाथों में अंपायर दे दिया जाएगा। तो इतना नहीं पूछेगा, ये जो 3 पॉइंट मैंने स्टार मार्क करे इन्हीं को ध्यान रखना, दैट विल बी एनफ, ठीक है सर। हाँ जी, कर दिया सर एक्सप्लेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? इज दैट क्लियर और नॉट? तो उनका जन्मदिन होता है सर 31 मई को। तो वो 31 मई को 1917, इस बार उनके 300वां बर्थडे था। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, ठीक है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 26। ओके सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अभी देखो सर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था, ठीक है। Recently, Prime Minister of India has launched a campaign to commemorate the World Environment Day 2024. What is the name of this campaign? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, उस कैंपेन का नाम पूछ रहा है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अरे ऑब्वियसली बात है, अगर कोई अच्छा पर्सन है, जैसे जिसने बढ़िया काम किया, तो उसका बर्थडे तो सेलिब्रेट करेंगे। तो इतनी देर से मैंने यही तो बताया उन्होंने क्या क्या बढ़िया काम किए। तो उसमें जो आपका मराठी लोग हैं मेनली, तो वहां पर जैसे छत्रपति शिवाजी को बहुत माना जाता है, उसी तरह से अहिल्याबाई होलकर जी को भी माना जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो अभी प्रधानमंत्री ने एक कैंपेन लॉन्च किया है इसको सेलिब्रेट करने के लिए, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। कैंपेन का नाम है एक पेड़ माँ के नाम।
और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन होता है? 5 जून को। ये मेन है, ठीक है। ये डेज एंड डेट पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन होता है? 5 जून को होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बार का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसकी थीम क्या थी? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ये तो थीम थी। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कैंपेन लॉन्च किया था? एक पेड़ माँ के नाम, मतलब अपनी अपनी मम्मी के नाम पे एक एक पेड़ लगाओ ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, ठीक है। चलिए, तो बस ये दो पॉइंट याद रख लेना सर। थीम क्या थी, किस दिन मनाया जाता है, और कुछ भी भूल जाओ दिन जरूर याद रखना। थीम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाता है कभी कभी थीम पे सवाल, बट मेन क्या है, दिन इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत पूछा जाता है। अभी पिछले साल ही पूछ लिया गया था, आई थिंक इंटरनेशनल टाइगर डे पूछ लिया गया था। और जहां तक ये भी पूछा ही जा चुका है, एनवायरमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ठीक है। क्यों मनाते हैं सर इस दिन? क्योंकि मैंने आपको बताया होगा, दो कॉन्फ्रेंस हुई है एनवायरनमेंट की बड़ी बड़ी, एक 1972 में, एक 1992 में। तो 1972 में जो आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, 1972 में जो आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो इसी दिन स्टार्ट हुई थी सर, 5 जून को। तो आप ये कह सकते हो दुनिया में एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये पहली कॉन्फ्रेंस थी, और ये 5 जून को स्टार्ट होती है, तो इसीलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ भाई, इस दिन हमने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना शुरू किया था। तो इसीलिए 5 जून को याद करते हैं एज ए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जबकि इस दिन शर्म करनी चाहिए कि इनको 1972 लग गए एनवायरनमेंट के बारे में सोचने में, तो ये काम बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं सर, देर आए दुरुस्त आए। खैर दुरुस्त तो बातों में है, काम करके दें तब फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। Recently, 77th World Health Assembly was held in Geneva, Switzerland. Who among the following was elected as president of WHO 77? Question number 28 बताइए सर। Recently, 77th World Health Assembly was held in Geneva, Switzerland. Who among the following was elected as the president of the WHO 77? बताइए जरा, करेक्ट आंसर क्या होगा? WHO क्या है सर? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये गवर्निंग काउंसिल है, किसकी है सर? ये WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये गवर्निंग काउंसिल है। यानी WHO के जो भी फैसले होते हैं वो किस में लिए जाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में लिए जाते हैं। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? डॉक्टर एडविन डिकोलॉटी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। इट इज WHO's डिसीजन मेकिंग बॉडी। हर साल इसकी मीटिंग होती है, कहाँ होती है सर? WHO के हेडक्वार्टर, जो कि कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। लास्ट ईयर WHO का हेडक्वार्टर पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लेना, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO। इतना ध्यान रख लेना, दैट विल बी एनफ। ऑलराइट, प्रेसिडेंट का नाम याद रख लेना, तीन चीजें। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 चैंपियन अवार्ड? ठीक है, देखो एक अवार्ड दिया गया है, एक संस्था है, चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से एक संस्था को अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है सर? अवार्ड का नाम है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 चैंपियन अवार्ड। किस पर्पस के लिए दिया गया है? ठीक है, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। अरे सर ये तो बड़ी हैवी टेक्नोलॉजी लग रही है, नाम से बड़ी लग रही है। होगा क्या, कभी भी कोई डिजास्टर आ रहा होगा, आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा डिजास्टर आ रहा है भागो, ठीक है। बस वही बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो इतना बड़ा लिख के दे दिया, सेल ब्रॉडकास्टिंग इमरजेंसी अलर्टिंग मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस, ठीक है। तो वो बस शब्दों के खेल है, वो है वही। जैसे मैसेज आ जाता है कि रिचार्ज कराओ, वैसी मैसेज आ जाएगा आज तूफान आ रहा है भागो, ठीक है।
तो वो कौन सी संस्था ने बनाया? हाँ जी, बिल्कुल, ये बनाया है सर आपका सी डॉट ने, ठीक है। ये बनाया है सी डॉट। सी डॉट क्या है सर? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो ये हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है ना, उसका R&D डिपार्टमेंट। तो भारत सरकार का जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका ही R&D डिपार्टमेंट है। तो टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह होती है तो वो कौन करता है? आपका सी डॉट करता है। तो उन्होंने ये रिसर्च करके ये आपका ब्रॉडकास्टिंग की व्यवस्था डेवलप की है कि कभी भी मान लो कोई तूफान वगैरह आ रहा होगा तो उतने एरिया के जितने भी सेल फोन्स होंगे उनको वो आइडेंटिफाई करेंगे और इकट्ठा एक साथ सारे में मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 29। समझे कि नहीं समझे सर? आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। लास्ट क्वेश्चन 30 और देख लेते हैं सर, 30 क्या कहना चाह रहा है। 30 में एक बर्ड सेंचुरी का जिक्र आया है, नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरी। दो बर्ड सेंचुरीज हैं, उनको रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो सवाल ये कहाँ की है सर ये दो बर्ड सेंचुरीज? बिहार की हैं, यूपी की हैं, झारखंड की हैं, वेस्ट बंगाल की हैं। तो इनको इंक्लूड कर लिया गया है रामसर कन्वेंशन। देखो रामसर कन्वेंशन बेसिकली है क्या सर? रामसर कन्वेंशन एक ग्रुप है, ठीक है। तो वो हर कंट्री से ऐसे वेटलैंड को उठाता है। वेटलैंड मतलब ऐसा लैंड जो कि वेट है, मतलब जिसमें पानी है, लाइक लेक, लाइक रिवर, ठीक है। ऐसा कोई भी जमीन जिसमें पानी है, फॉर एग्जाम्पल लेक। लेक इज ए टाइप ऑफ वेटलैंड, ठीक है। तो ऐसे वेटलैंड जो डिग्रेड हो रहे हैं, जिनको कंजर्व करने की जरूरत है और वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सर मेरे घर के बाहर का, घर के सामने का तालाब भी सूख रहा है, उसको नहीं वो कंजर्व करेंगे। वो उन वेटलैंड को कंजर्व करते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन का काम यही है कि ये ढूंढते हैं कि अच्छा इस कंट्री का ये वेटलैंड इंपॉर्टेंट है और ये खराब हो रहा है, इसको रिवाइव करने की जरूरत है। तो उसको वो लोग अपनी एक लिस्ट है रामसर लिस्ट, उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, उसको ठीक करते हैं, और जब वो ठीक हो जाता है तो उस लिस्ट से उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अभी जो बिहार की दो बर्ड सेंचुरीज है, नागी और नागती बर्ड सेंचुरीज, वो इसमें इंक्लूड हो गई। और मुझे लगता है मैंने आंसर भी बता दिया बातों बातों में। तो करेक्ट आंसर इज बिहार, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बिहार। तो ये उन्हीं को कंजर्व करेंगे जो इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो। अभी इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स है? 82 रामसर वेटलैंड साइट्स हैं एंड टोटल। पहले मैं याद कराता था, 75 जब हुआ करती थी तब मैंने 75 की 75 रटाई है क्लास में, ऐसी तरह से। लेकिन फिर मुझे उसका उतना जरूरत नहीं लगा। अभी हाल फिलहाल में देखो तो नहीं पूछते हैं कि ये कहाँ है वो कहाँ है। जनरली जो बेसिक चीज है वो याद रखना, टोटल साइट्स कितनी एट प्रेजेंट? 82। अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था ना, तो उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किसके पास हैं? यूके के पास, 175, ठीक है। ये रामसर कन्वेंशन है क्या? तो ये एक सर ट्रीटी है, समझौता है, जो किस दिन अडॉप्ट हुआ था? ऑन 2 फरवरी 1971 में अडॉप्ट हुआ था। यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप देखोगे काम 1970s में शुरू हो गए। 5 जून 1972 को अभी हमने देखा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट की मीटिंग हो रही है, ठीक है। रामसर इज ए सिटी इन ईरान, रामसर इज ए सिटी इन ईरान, ठीक है। In India, it came into force on 1st February 1982, under which wetlands of international importance are declared as Ramsar sites, ठीक है। अब ये जो 2 फरवरी को ये अडॉप्ट हुई थी ट्रीटी, इसी दिन को हम क्या मनाने लगे सर? जैसे 5 जून को मनाने लगे इन्वायरमेंट डे, इसी तरह से ये जो 2 फरवरी है, इस दिन को हम क्या मनाने लगे? एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक चीज क्या ध्यान रखोगे? नागी नागती बर्ड सेंचुरी आर इन बिहार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, अभी एट प्रेजेंट टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 82। खैर ये नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे फरवरी में था, तब 75 से 80 हो गई।
अभी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आया तो 80 से ये 82 हो गई। फिर रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए 2 फरवरी को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो तीसरी चीज ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ठीक है, तो ये 3 बातें जो मैंने यहाँ पर आपसे बोली हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से लिख लेना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उससे ही बन के आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी जो चीजें हैं उसको एक बार पढ़ लेना और जाने देना। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? आई होप इट इज क्लियर नाउ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। तो आज फिर भी हम लोगों ने 11 क्वेश्चन तो खींच दिए सर, 30 तक आ गए। 30 के बाद फिर अगली कहानी हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, कुछ सीख के जा रहे हो तो सर शेयर कर देना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, अब आपकी अदर क्लासेस का टाइम हो गया है। चलिए सर, मिलते हैं फिर अगली क्लासेस में। टिल देन गुड बाय, हैव नाइस डे।